अभी आप देख रहे होंगे नेपाल में काफ़ी वायलेंस हो रही है। संसद भवन, होटल, बहुत से गवर्नमेंट की जगह को जला दिया जाता है, जिसके बाद वायलेंस और बढ़ जाता है। जिससे पुलिस को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसमें लगभग 19 से 20 प्रदर्शन करने वाले को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर अचानक से नेपाल में ये सब कैसे हो रहा है? अभी आपने जनरेशन जेड का नाम सुना होगा, जो कि ट्रेंड में चल रहा है। ये सब क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। 4 सितंबर 2025 में अचानक से नेपाल की सरकार सोशल मीडिया बैन कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे वायलेंस बढ़ने लगता है। इसके 4 दिन बाद हिंसा और बढ़ जाता है, जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के पास जाकर विरोध करते हैं। उसके बाद पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है, जिसके बाद कुछ प्रदर्शन करने वाले की जान चली जाती है। सरकार का मानना है कि हमने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन को इसलिए बंद कर दिया कि यह प्लेटफॉर्म नेपाल की सुरक्षा और कानून मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन नेपाल का जनता का मानना है कि सरकार हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। नेपाल के लोगों का मानना है कि हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं, सरकार इसी प्लेटफॉर्म को बंद करके हमारी आवाज़ को दबा रही है। नेपाल के युवा लोगों का मानना है कि नेपाल के परिवार रिश्तेदार हर जगह घुसे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों से लेकर ठेके दूर हर जगह भाई भतीजा पर भरा पड़ा है। नेपाल की जनता का कहना है कि अब ये सब नेपाल में नहीं चलेगा। ये सब देखते हुए सरकार ने काठमांडू समेत कई सिटी में कर्फ्यू लगा देती है। सोशल मीडिया सोशल मीडिया बैन सरकार वापस ले लेती है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा इस्तीफा दे देते हैं। जेल को तोड़कर बहुत से कैदी भाग जाते हैं और बहुत से लोगों को बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार और सिस्टम से टूटी उम्मीदें के खिलाफ था। नेपाल की युवा जनरेशन का मानना है कि मेहनत करने वालों पर सिस्टम में जगह नहीं है। नेपाल में जो टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर भारत, खाड़ी देश और यूरोप चले जाते हैं। नेपाल के लोगों का सरकार से तंग आकर सड़क पर उतर गए। वजह सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। आज भी नेपाल में कुछ बड़े घोटाले, पॉलिटिकल फैमिली, नेपोक्विट्स, ये सब चल रहे हैं। ये सब के बारे में आज समझते हैं। पहला है गिरिबंधु टी एस्टेट घोटाला। नेपाल के छापा डिस्ट्रिक्ट में गिरिबंधु नाम की चाय की बगान की जमीन का घोटाला हुआ। इसमें यह था कि सरकारी जमीन को प्राइवेट कंपनियों को सस्ते और अवैध तरीके से देने की कोशिश की गई। जनता और मीडिया के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डील को रद्द कर देती है। दूसरा है वीजा एक्सपोर्टेक्शन स्कैंडल। त्रिभुवन एयरपोर्ट, जहां पर यात्रियों को विदेश के नाम पर अधिकारी और एजेंट की मिलीभगत से मोटी रकम वसूली जाती है। CIA यानी करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस को पकड़ा था। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन यह दिखाता है कि सिस्टम की जड़ तक रिश्वतखोरी पहुंच चुकी है। और तीसरे पे है कोऑपरेटिव स्कैंडल। नेपाल में सरकारी संस्थाओं पर लोग अपनी जमा पूंजी रखते हैं, लेकिन नेता और उनके करीबी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि वहाँ पे हज़ारों गरीब और मिडिल फैमिली बर्बाद हो गए हैं। और फोर्थ पे आता है नेपोकिड्स। नेपाल में सोशल मीडिया पर नेपोकिड्स का ट्रेंड चल रहा है। वजह है नेताओं के बेटे बेटियां लग्जरी कारें, महंगी कार, ब्रांड, विदेशों में पार्टी, ये सब सोशल मीडिया पे खुलेआम दिखाते हैं। और आम लोग बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं और नेताओं के बच्चे आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी एक गुस्सा का कारण था। फिफ्थ पे है पॉलिटिकल फैमिली डेमोक्रेशंस। जैसे भारत में वंशवाद की पॉलिटिक्स है, वैसे ही नेपाल में भी है। जैसे वहाँ पे एक कोइराला फैमिली है, दशकों से सत्ता और सरकारी राजनीति पर इनका दबदबा है। यही कारण है कि आम लोगों को लगता है कि राजनीति में जगह बनाने के लिए टैलेंट नहीं बल्कि खानदान जरूरी है। मिला जुला के ऐसा समझ लीजिए कि नेपाल का आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन पर नहीं फूटा, ये सालों से दबा हुआ गुस्सा था, भ्रष्टाचार का, घोटाला का और नेताओं के बच्चे के ऐशो आराम का। आप अभी जनरेशन जेड का नाम सुना होगा। इस जनरेशन को समझते हैं। इसे हर 15 से 20 साल में पैदा हुई आबादी को सोशोलॉजी और पॉप कल्चर में एक जनरेशन का नाम दिया गया है। इसे उनकी सोच, आदत और लाइफस्टाइल को समझा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 97 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए उनको जनरेशन जेड कहा जाता है। 2013 से 2025 के बीच में जो पैदा हुए उनको जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है। 2025 से 2040 में जो पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा।